हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इवोपोरेशन पढ़ रहे थे। इवोपोरेशन से जब सरफेस फिनोमिना है ना, इवोपोरेशन का एक सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। किसी भी लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और थोड़ी सी एनर्जी उनको और अगर मिल जाए, थोड़ा सा लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन अगर वो अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट से गेन कर ले, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच पार्टिकल्स के बीच काम कर रहा है उसको ओवरकम करके वो लिक्विड में गैसेस फॉर्म में आ सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस इवोपोरेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू द वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना। बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही किसी लिक्विड का क्या होना, वेपर में कन्वर्ट होना, इसको हम इवोपोरेशन कहलाते हैं। whenever be the temperature at which the evaporation take place, latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid change into the vapor, ठीक है। some particles in liquid always kinetic energy than the other, लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी जो होता है अदर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सो इवन व्हेन अ लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, some of its particles have enough kinetic energy to break the forces of attraction between the particles escape from the surface of the liquid to form the vapor. Thus, the fast moving particles of a liquid are continuously escaping from the liquid to form vapor. तो भाई सीधी सी बात है, इवोपरेशन क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन इवोपरेशन? And what is the difference between the evaporation and the boiling point? Boiling. तो इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवोपरेशन केवल सरफेस पर होने वाला एक फिनोमिना है ना। बॉइलिंग जो होता है वो पूरे पूरे पार्टिकल्स पे होता है। बॉइलिंग जो होता है पूरे पार्टिकल्स पे होता है, लेकिन इवोपरेशन ओनली सरफेस पे होता है। बॉइलिंग के लिए पूरा पूरे 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 बॉडी पूरे लिक्विड को एक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक आना पड़ता है, लेकिन इवोपरेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है ना। इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसके लिए कोई टेम्परेचर का, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन? तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, एनवायरनमेंट जितना गर्म होगा, जैसे अभी देखा होगा गर्मियों में आपके घर में पोछा मारा जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ये बारिश और ठंड में अगर देखोगे तो उतना जल्दी, है ना, मोपिंग करने के बाद आपका सरफेस जो होगा, फ्लोर जो होगा, वो सूखता नहीं है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ना। एक पानी को एक थाली में ले लो और एक गिलास में रख लो, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या होगा, और उसको खुला छोड़ दो, ठीक है। एक दिन के बाद उस पे देखना किसका पानी गायब हो जाएगा, तो आप देखोगे थाली में थोड़ा बहुत पानी शायद बच भी जाए, बट गिलास में बहुत सारा पानी बचा रहेगा। हालांकि हम दोनों अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में क्या था, सेम था। ये केरल सरकार की तरफ से केरल के राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट जिसके है। पीछे न्यूज चल रहा है ना, जिनके पीछे न्यूज चल रहा है, अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना। In other words, the rate of evaporation of a liquid increasing on heating. When the temperature of a liquid increase by heating, more particles of the liquid get enough kinetic energy to go into the vapor state. This increase the rate of evaporation. Thus, the rate of evaporation of a liquid can be increased by heating it. The rate of evaporation of liquid becomes maximum at its boiling point. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत तेजी से होगा। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कपड़े को, है ना, अगर कपड़े को जब आप लगाते हो, सूखने के लिए डालते हो, तो अगर उसको आप अच्छे से नहीं स्प्रेड करते हो, पसारते नहीं हो अच्छे से कपड़े को, वो तो लेट लगेगा उसको सूखने में। क्यों? अगर आप उसको स्प्रेड नहीं करोगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, है ना। जो एयर के एक्सपोज में आएगा, मतलब जो एयर में एक्सपोज होगा वो एरिया कम हो जाएगा, है ना। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सो इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू द एयर
is increased, the rate of evaporation of the liquid increases. For example, if the same liquid is capped into a test tube in a China disk, then the liquid capped in the China disk will evaporate more rapidly because of surface area is exposed to air. In our daily life, we spread our washed wet cloths while drying to increase their surface area for the rapid evaporation of water present in them, which lead to the quicker drying of the wet cloths. After rain, the wet roads dry quickly because the rainwater is spread over a large area of the road. This give the particles of water to greater change. देखो इतना नहीं करना है, सिंपली आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज करके आप रखोगे, है ना, एयर में, उतना ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टॉपिक समझ लो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। इस चीज को ध्यान में रखना है, जो ब्लैक पॉइंट है उसी को नोट डाउन रखना है आपको। एग्जाम में बस आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, देन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन आर व्हाट? टेम्परेचर, ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग इट। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ओके। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। नाउ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की बात करेंगे। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है जी? तो आपको पता है कि एयर में वाटर वेपर होते हैं ना, तो जितना ज्यादा वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होगा, ह्यूमिडिटी उतनी हाई होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म्स ह्यूमिडिटी ऑफ द water vapor present in the air is small. The air appears to be dry and we say that humidity is low. अगर एयर जो है ड्राई हो तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी बहुत लो है ना। अगर एयर में इवोपरेशन मतलब एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होगी तो हम बोलेंगे ड्राई वेदर है। समझ में आ रहा है जी? So Yes, when the sir. water vapor present in the air in small, the air appears to be dry, and we say that the humidity is low. On the other hand, when the amount of water vapor is in air is large, the air appears to be damp, and we say that the humidity is high. Humidity of air tells us the degree of dampness of the air. है ना, ह्यूमिडिटी बताता है कि एयर ड्राई है या क्या है, वेट है, मतलब उसमें कितना। ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, बस इतना समझ लो। अगर एयर डैम्प है, सूखा है, तो वाटर वेपर कम होगा। जैसे गर्मियों में जब सपोज करो, अभी तो ठीक है, अभी जो एयर है, ठंड में जो एयर होती है उसमें क्या होती है, वो बिल्कुल ड्राई होता है एयर, वाटर वेपर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि जितना भी वाटर वेपर होती है वो रात भर में क्या हो जाती है, रात भर में फ्रॉस्ट बनकर जमीन पे आ जाती है ना, फॉग बन के वो नीचे आ जाती है। कोहरा वगैरह वो क्या छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स है। वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? तो जब एनवायरनमेंट ठंडा होता है रात के समय, तो वो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो ठंडा होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, और वही रात सुबह के टाइम में कोहरे के रूप में नजर आते हैं आपको, है ना। तो ठंड के समय में आपको पसीना नहीं आता, आपने देखा होगा, स्वेटिंग नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर क्या है, कम है। तो आपकी बॉडी पर जो वाटर वेपर बनता भी है वो तुरंत क्या हो जाता है, इवोपरेट्स हो जाता है। आपके स्वेटिंग जो होती है वो तुरंत इवोपरेट्स हो जाता है, क्योंकि उस समय पानी नहीं होता। लेकिन अभी गर्मियों के, खासकर आपका अगस्त जो है, सितंबर अगस्त का महीना, आपने देखा होगा, उस समय बहुत ज्यादा ह्यूमिड वेदर होता है ना, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में। तो उसमें गर्मी में पसीने बहुत आते हैं, और वो पसीना बिल्कुल शरीर पर चिपचिपा सा लगता है। So when the humidity of air is low, then the rate of evaporation is high and the evaporates more readily. Under these conditions, sweat from the body evaporates readily and we feel cool and comfortable. The wet cloths dry quickly under the condition of the low humidity of the air. When the humidity of the air is high, then the rate of evaporation is low and the water evaporates slowly. जब humidity क्या होती है? When the humidity of the high, जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो, तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो लो हो जाता है।
ठीक है, मतलब आपने देखा होगा बारिश के समय कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर इतना ज्यादा होता है एयर में कि अब वाटर एयर को ज्यादा वाटर वेपर वो कंटेन ही नहीं कर सकता, इसलिए कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। इन लेटर पार्ट ऑफ द समर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज। समर के बाद मतलब जब गर्मी बढ़ती है, गर्मी तो ठीक है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मतलब समर के बाद जब रेनी सीजन आएगी तो उसमें क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। पीपल स्वेट अ लॉट इन सच वेदर, लोगों को पसीना बहुत होता है। बट द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवोपरेट रेडली ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। लेकिन उस समय क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए हमारा स्वेट जो होता है वो जल्दी ड्राई नहीं होता। सच वेदर बिकम्स मगी, और ऐसे वेदर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही मगी डंप हो जाते हैं। वी फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल, बड़ा इस समय अनकंफर्ट फील होता है, क्योंकि बॉडी, आप पंखे के नीचे भी बैठे रहोगे तब भी क्या होगा, आपने देखा होगा गर्मी में यहाँ बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है गर्मी के बाद। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब यही अगस्त सितंबर का महीना आता है तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। आप बाहर भी मार्केट में जाते हो तो पूरा क्या होता है, चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना भीगा रहता है ना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, और वो स्वेटिंग होने के बाद भी इवोपरेट्स नहीं होता। ये मगी वेदर क्यों होता है, ड्यू टू द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। बहुत ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगा, है ना, खासकर गर्मी के दिनों के बाद ये देखा जाता है, एयर एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, देन वो हमारा स्वेट जो होता है, स्वेट फॉर्मेशन होता तो है बट वो इवोपरेट्स नहीं हो पाता, इसलिए बॉडी पे चिपचिपा सा लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद और किस पर डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे। जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। देखा होगा बारिश के समय कपड़ा को सुखाने के लिए क्या करते हैं, पंखे के नीचे कपड़ा रख देते हैं, रखते हैं ना। The rate of evaporation of the liquid increase with the increase in temperature. When the speed wind increases, the particles of the water vapor moves away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. The increase in the rate of evaporation of the water, the vast weight the vast weight dry more quickly on a windy day because evaporation is faster due to the high speed of the wind. तो चार चीज पे हमने डिसाइड किया, किस किस चीज पे, टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी, सॉरी इवोपरेशन ई से डिनोट करते हैं, ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा इवोपरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा इवोपरेशन घटेगा। इवोपरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ज्यादा होगा इवोपरेशन ज्यादा होगा, एरिया कम होगा सरफेस एरिया कम होगा। इवोपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ह्यूमिडिटी के। यहाँ एच का मतलब ह्यूमिडिटी में दिखा रहा हूँ, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा विंड के स्पीड पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्पीड होगी इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, जितना कम स्पीड होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आता है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। हमारे बॉडी में कूलिंग कैसे हेल्प करता है, मतलब कैसे हम इवेपोरेशन कैसे हेल्प करता है कूलिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं। व्हेन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हेनेवर लिक्विड इवेपोरेट इट मस्ट सप्लाई टू द लेटेंट हीट फॉर ऑफ वेपोराइजेशन। हमें पहले ही से पता है कि अगर कोई लिक्विड इवेपोरेट करेगी तो उसके पार्टिकल जो वहां से रिमूव करेंगे वो क्या करेंगे, उनको चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। The cooling caused by evaporation is based on the fact when the liquid evaporates, it draw the latent heat of vaporization from the anything which is in touch. जो पार्टिकल्स इवेपोरेट्स करेंगे वो क्या होंगे, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ से लेंगे, अपने निबरिंग पार्टिकल से लेंगे, है ना। अगर आपके हाथ से जा रहा है तो आपके हाथ से ही वो उस हीट को लेके जाएंगे। बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल्ड। इस तरीके से क्या होगा, जब वो वहां से हीट लेकर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर गिरता जाएगा और वो ठंडा होता जाएगा। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड ऑल एनीथिंग we will now give some example of the cooling caused by evaporation. If we put a little of spirit at the back of your hand and wave it around, the spirit evaporates rapidly and our hand feels very cold. देखा होगा आपने, हाथ पर स्पिरिट लगा लेंगे, है ना, या आप जो परफ्यूम वगैरह लगाते हो, लगा लोगे तो वहां पर बड़ा ठंडक लगता है, बहुत ज्यादा कोल्ड फील करते हो, क्यों? तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अल्कोहल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इवोपरेट्स होना होता है, और इवोपरेशन के लिए उनको चाहिए हीटिंग, लेटेंट हीट
तो लेटेंट हीट वो कहाँ से लेंगे, आपके पाम से लेंगे, आपके हाथ से लेंगे। दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट द चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर स्टेट, spirit require latent heat of vaporization and spirit takes the heat of the vaporization from our hand. The hand loses heat and gets cooled. ठीक है, हमारा हाथ जो होगा वो हीट को लूज करेगा और ठंडा हो जाएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ द कूलिंग कॉज्ड बाय वेपोरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द हॉट समर डे वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पोट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि अर्थन पोट में जो रखा होता है पानी वो ठंडा कैसे हो जाता है, उसमें कौन सा फ्रिज लगा हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है, लेट अस सी हाउ इट इज गेट कूल्ड। द अर्थन पोट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीम स्मॉल पोर्स। तो अर्थन पोर्ट्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके ऊपर देखोगे बहुत ही छोटे 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 पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना, इतने छोटे होते हैं कि आप देख नहीं सकते। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इस पोर्स से हमेशा वाटर जो होता है वो क्या होता है, सीप करता रहता है। ठीक है, तो ports of the outside of the vaporization from the earthen ports and remaining water, sorry, this water evaporates continuously। स्पोर्ट्स से आने वाले वाटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली evaporates हो रहते हैं and take the latent heat required for the vaporization from the earthen ports। और इसके लिए वो क्या करते हैं, अर्थन पोर्ट से ही हीट को क्या करते हैं, गेन करते रहते हैं। एंड रिमेनिंग वाटर, और उसके अंदर या तो अर्थन पोर्ट से लेते हैं या अंदर के वाटर मॉलिक्यूल से लेते हैं। यानी वो कंटिन्यूसली इवोपरेट तो होते रहते हैं, साथ ही साथ इवोपरेशन के लिए जो लेटेंट हीट होता है वो अंदर के पार्टिकल से लेते हैं। तो अंदर का टेम्परेचर वो क्या होता है, धीरे 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 कम होता चला जाता है। इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूजेस हीट एंड गेट्स कोल्ड। दिस आल्सो एग्जांपल ऑफ द कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। इट शुड बी नोटेड दैट all the water on the earth does not get evaporate due to the high value of the latent heat of vaporization। तो ऐसा है कि सारे वाटर इवोपरेट नहीं होते। ठीक है, at the many places, especially in village, people often sprinkle water on the ground in front of their homes during the hot summer evening। गांव में क्या होता है कि जब गर्मी दिन में तो पूरी गर्मी पड़ती है, रात को वो लोग बाहर ही सोते हैं। तो बाहर सोने से पहले जब वो अपने वहां पर खटिया को लगाते हैं सोने के लिए गांव वाले, तो वो क्या करते हैं कि पहले पूरे जो अपना आंगन होता है उसको भिगा देते हैं, पानी से भिगा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उनका जो वो रीजन है, जो एरिया जो गर्म हो गया था दिन के समय, वो वाटर छिड़कने से वो वाटर उस गर्मी को लेकर चली जाती है। ठीक है, दिस वाटर evaporates by taking the large heat of evaporation from the ground surrounding air। by losing heat the places becomes cooled and comfortable। by losing heat को लूज करके वो प्लेस कूल और कंफर्ट हो जाता है। प्लीज नोट दैट द वाटर vaporizing from the leaves of the tree also cools the surrounding। ठीक है, अब आ रहा है perspirations और स्वेटिंग। स्वेटिंग भी अपने बॉडी को एक ठंडा रखने का तरीका है ना। तो perspiration और स्वेटिंग इन आवर बॉडी इज द मेथड ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 होता है। तो गर्मियों में हमारे बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसको ठंडा रखने के लिए हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है ना। ऑन अ hot day after doing some physical exercise when our body temperature tends to rise too much। हॉट डे में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। आवर स्वेट ग्लैंड्स गेट आउट मॉइस्चर ऑन आवर स्किन। हमारे स्वेट ग्लैंड से क्या होता है, मॉइस्चर निकलना चालू हो जाता है। इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी से ये जो पसीना हमारे बॉडी पर आता है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, लेटेंट हीट को लेकर इवोपरेट्स हो जाता है। इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। दिस कीप्स द आवर बॉडी कूल। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर डे, कीप कूल एंड कंफर्टेबल। हम क्या करते हैं ठंड में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े में इवोपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। दिस कैन एक्सप्लेन एज फॉलो। वी गॉट अ लॉट ऑफ स्वेट ऑन आवर बॉडी इन समर डेज। गर्मियों के दिनों में हमें बहुत ज्यादा पसीना होता है। नाउ कॉटन इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ द वाटर। और कॉटन जो है गुड ऑब्जर्वर है वाटर का। सो इट ऑब्जर्व द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एयर, है ना। ये क्या करता है, हमारे बॉडी से स्वेट को लेकर हवा में एक्सपोज कर देता है, जिससे वो इवोपरेट हो जाती है। द इवोपरेशंस ऑफ द स्वेट कूल्स आवर बॉडी। और इस तरीके से हमारा बॉडी ठंडा रहता है। द सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट ऑब्जॉर्ब मच स्वेट। और सिंथेटिक क्लॉथ्स ऐसा नहीं करता। सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होता है वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं करता
जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के स्किन पर जो स्वेट बनता है वो कपड़े के अंदर ही रह जाता है, वो एयर में एक्सपोज नहीं हो पाता, और एयर में एक्सपोज नहीं होने के कारण उनका इवोपरेशन नहीं हो पाता, तो वो कपड़े वहीं चिपक जाते हैं। A fan increase the rate of evaporation of the sweat from the skin and make us feel cool and comfortable. आप गर्मी से बाहर कहीं पसीने से तरबतर होकर बाहर से अंदर आते हो, फैन के नीचे बैठते हो तो बड़ा ठंडक लगता है, नहीं? जब पूरा चेहरा पसीने से भरा हो, पूरे बॉडी पसीना हो, और अचानक से आप फैन के आगे आके बैठ जाओ तो ठंडा लगता है। क्यों? चूंकि वो क्या करता है, जब आपके बॉडी पर वो पसीना चिपका रहता है ना, स्वेट जब चिपका रहता है, तो वो जो फैन है वो रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, बहुत तेजी से आपकी स्वेट इवोपरेट्स होती है, और इसके लिए वो लेटेंट हीट आपके बॉडी से लेकर जाती है, जिसके कारण बॉडी को बहुत ही ज्यादा चिल्ड फील होता है। ठीक है। द कूलिंग इन डेजर्ट्स रूम कूलर इज काउज्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ वाटर। आपने देखा होगा गर्मियों में यहाँ पर रूम कूलर जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। कैसे रूम कूलर मदद करता है? तो अ डेजर्ट्स कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। जब हॉट एंड ड्राई डे होता है तो डेजर्ट्स कूलर जो होते हैं वो बड़े बड़े कूल, बहुत ही कंफर्ट होते हैं। कैसे, क्या करते हैं ऐसा इनमें क्या होता है? तो आपको पता है कि डिजर्ट्स कूलर जो होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, पानी चूता रहता, मतलब एक तरीके से पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो हमेशा फ्लो करता रहता है पंप के थ्रू, होता है ना? बिकॉज द हायर द टेम्परेचर ऑन द हॉट डे इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ द वाटर। जब टेम्परेचर हाई होती है तो वाटर इजिली इवोपरेट्स होती है ना? एंड द ड्राइनेस ऑफ द एयर ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन द वाटर। और अगर ड्राइनेस होगा तो ये भी रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज करता है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन रेट ऑफ इवोपरेशन वाटर डिजर्ट्स फ्रॉम द रूम कूलर बेटर ऑन द हॉट एंड ड्राई डे। हॉट एंड ड्राई डे में जो ये कूलर होता है ना, वो क्या काम करता है? हॉट एंड ड्राई डे की बात कर रहे हैं। जब हॉट एंड ड्राई डे होता है तो कूलर जो होता है वो वाटर में ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, थोड़ा बढ़ाता है, जो अमाउंट में चाहिए उस अमाउंट में, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में अंदर का एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही ठंडा कर देता है। कैसे? ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ा देता है ना? एक नेचुरल, आपने देखा होगा कि बारिश के बाद थोड़ा क्या होता है, मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है और थोड़ा सा बारिश हो जाए तो मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। तो वैसे ही ये करता है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बहुत ज्यादा ड्राई एयर है, तो ये क्या करेगा, कूलर क्या करता है, अंदर के एयर को थोड़ा सा डैम बना देता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा जो अंदर का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर 25, 26, 25 तक पहुंच जाता है, जिससे हमें बड़ा ही चिल्ड फील होता है। ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा ग्लास टम्बलर में जब आप बर्फ डालते हो तो उसके ग्लास पर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट्स आ जाता है। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आता है? तो ये ड्रॉपलेट्स कहीं से नहीं आता, ये ड्रॉपलेट्स वही वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट है। जब ये वाटर वेपर एयर के थ्रू, क्योंकि एयर तो हर जगह है, तो आपने जब इस टम्बलर में, जब आप इस टम्बलर में क्या डालते हैं, इस टम्बलर में जब आप आइस डालते हो तो ये इसका सरफेस जो होता है बहुत ठंडा हो जाता है, और जब एयर आकर इससे टकराती है तो उसमें प्रेजेंट जो एयर वाटर वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है, और यहाँ पर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। The presence of water vapor in air can be shown by the following experiment. We take a steel tumbler and put some well-crushed ice into it. Wipe the tumbler from the outside with a piece of clean dry cloth so as make its outer surface completely dry. Allow the ice containing tumbler to stand undisturbed for about 5 minutes. A large number of teeny drops of the water appears on the outer surface of the steel. ठीक है। when this water vapor comes in contact with the cold outside of the surface of the steel, they condense to form the teeny drops of the water, liquid water. So the formation of the drop of the water of the liquid surface of the tumbler containing crushed ice show the presence of the water. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। और लास्ट टॉपिक है हमारा, ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हमने अब तक 3 स्टेट पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने क्या, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट मैटर का पढ़ा था। इसके अलावा 2 स्टेट और भी खोजा गया है, एक है प्लाज्मा स्टेट, दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। Scientists now say that there are actually 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. Plasma is the mixture of free electrons and ions. तो प्लाज्मा एक तरीके का वो स्टेट है जहां पर फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लाज्मा इज कंसीडर्ड टू बी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टेट इंक्लूडिंग द सन, है ना। प्लाज्मा जो होता है जनरली नेचुरली पाया जाता है स्टार्स में। इन स्टार में जो स्टेट सब्सटेंस है वहां
कुछ सब्सटेंस आयंस के भी फॉर्म में है। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक अप। स्टार्स के अंदर ठीक है, inside the electrons break up away from the atoms, converting the rest of the atom into the electrically charged particles called ions। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर में वो आयंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। द सन एंड द अदर गैस ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, याद रखना, दूसरे स्टार्स जो होते हैं वो प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करते हैं। ये ट्यूबलाइट के अंदर आपने देखा होगा, ट्यूब वगैरह जो पुराने जमाने में ट्यूबलाइट आती थी, उसके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट में ही गैसेस भरे होते हैं। Plasma can also be made on the earth by passing electricity through the gases at a very low pressure taken in a glass tube। एक ग्लास ट्यूब में बहुत कम प्रेशर करके अगर हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो वो गैस जो होगा वो अपने प्लाज्मा स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, the fluorescent tubes of the neon sign bulbs from the plasma when they are switched on। तो fluorescent tube यानी ट्यूबलाइट क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। और fluorescent tube में कंटेन हीलियम गैस, उसके अंदर हीलियम गैस हो सकता है। एंड neon sign bulb contain neon gas। When the electricity is passed through the fluorescent tube, the gases present in them get ionized to form plasma। Plasma make the fluorescent tubes to glow। In 1920, the Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculation for the fifth state of the matter। ठीक है, 19th century में ही 1920 में साइंटिस्ट जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने एक और स्टेट को पहचाना था। On the basis of these calculation, Albert Einstein predicted the existence of a new state of the matter called Bose-Einstein condensate। The fifth state of matter called Bose-Einstein condensate was finally achieved by the three scientists Cornell, Cartray, Weissman, USA by cooling gas extremely low density। बहुत लो डेंसिटी गैस को जब वो ठंडा किए तो उनको ये चीज देखने को मिला, 100,000 ऑफ द डेंसिटी, तो सुपर लो टेम्परेचर व्हेन वी नाउ इट इन द। चलो अब ये देखो, ये आपको केवल याद रखना है, कुछ नहीं है। एक हुआ क्या, 5 स्टेट में 2 स्टेट और आपको बढ़ा के पढ़ना है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। आपके एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है, एस चांद में ही है। तो आपका ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया, पहला चैप्टर समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक नोट्स आपके लिए रिकैप करूंगा और उसको फिर आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी आपके लिए नोट्स लाऊंगा।